राइट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन क्या आता है, फंक्शन देन उसकी वैरायटी देखी थी, वैरायटी इन द सेंस की टाइप ऑफ फंक्शन पे डिस्कस किया, कितने तरह के फंक्शन होते हैं। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। One student is coming, विद्वान कपूर, यू नो, कोई बच्चा जानता है इस बच्चे को, कोई एनीबॉडी? Does anybody know this student? या फिर कोई बच्चे को जानता है अच्छे से, कोई एनीबॉडी? नो, कपूर करके कोई स्टूडेंट था, आई थिंक विद्वान या विद्वान कपूर, तो नया स्टूडेंट आया, एनीबॉडी नो? यस, शाश्वत, यू नो, आप जानते हैं? No, sir. So last class we discussed the function. Okay. Yes. This person wants to enter room, but I don't know who is this. So that's why I'm not allowed to come in my meeting. Right. So last class we discussed the type and type of the function, greatest integer function, modulus function, right? Linear function पढ़ा था, identity function, constant function. ये सब these are what? These are the some variety of function. हम लोग पढ़ रहे थे variety of functions के बारे में पढ़ रहे थे, right? फिर इसमें एक और आता है, इसमें इसको एक दो फंक्शन को और अच्छे से कर लेते हैं. These are also in your syllabus. That is what? That is your even and odd function. That is your even and odd function. अच्छे से देखें, even and odd function. This is also good. ये अच्छा है. Vidwan Kapoor, I think one also wants to enter. I don't know who is this. I'm going to start even and odd function. Suppose a function, सबसे पहले डिस्कस करता हूं मैं इवन फंक्शन के बारे में. फंक्शन fx लिखा है, राइट? fx इक्वल टू दिस वन. अगर मैं इस x को माइनस x से रिप्लेस कर दूं, देयर विल बी नो चेंज इन टाइप फंक्शन. दिस इज चेंज इन योर. अगर इस x को रिप्लेस कर देता हूं मैं, सपोज दैट इसको मैं ले आता हूं किसमें, x की जगह अगर माइनस x डाल दूं, देयर इज नो चेंज, then that type of the function known as your even function. Any x की जगह अगर minus x लिखो and there will be no change in entire function, that such type of the function is known as your even function. इसको बोलते हैं even function. For example, if fx is equal to x square, fx is equal to x square, right? इस x की जगह अगर हम minus x डाल देता हूँ, x पे सब्स्टिट्यूट करूँ minus x का स्क्वायर क्या आ गया, even x square. So f of minus x equal to minus x, तो यहाँ x square, that is what? That is your fx. ये fx equal हो गया. So f of minus x equal to fx. So this is equal to this one. Then we can say this is what? This is your even function. इसको हम लोग बोलते हैं even function. ठीक? So first thing. Second thing, odd. O double D odd. Odd function.
when minus sign is reflect, अगर मेरा माइनस साइन अगर रिफ्लेक्ट कर देता है, if f of minus x is equal to minus fx, if f of minus x is equal to minus fx आ जाता है, this such type of function is known as your odd function. If f of minus x is equal to minus fx आ जाए, then this such type of function is known as your odd function. ठीक, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं odd function. For example, if fx equal to x2, fx में लिखा मेरा x3, तो x की जगह अगर माइनस एक्स पुट कर, ये हो माइनस एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एस सच, और इसकी जगह क्या लिख देंगे फिर से fx, f of minus x equal to minus fx. So this type of function is known as, this function is known as your odd function. यानी माइनस का अगर रिफ्लेक्शन आ जाता है, अगर माइनस का रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन. ठीक है, इस तरह से हम लोग इवन और ऑड को कंपेयर करके लिखते हैं. आई होप सो देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें अच्छे से चीज आपको समझ में आ रही है. अगर एक्स इन्वॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं. अगर माइनस रिफ्लेक्ट होकर आगे आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग फिर बोलते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज योर odd. This one is what this is a discussion about even and odd function. तो ये भी आपको चेक करना होगा अच्छा से. This is even और this is your odd function. फिर बात करते हैं डिफाइंड एंड अनडिफाइंड. होप सो ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आया, इवन एंड ऑड. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफाइन और अनडिफाइंड फंक्शन के बारे में. तो अनडिफाइंड फंक्शन जैसे दूसरे नजर आ रहा, सपोज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू discuss your defined. Is defined से निपट लेते हैं. What is the simplest meaning of your defined function? Defined function मतलब इसका डोमेन very well defined है. For example, जैसे आपने fx लिखा आपने, यानी डिफाइंड फंक्शन को क्या बता रहे हैं, a function is said to be defined for each and every real value there is definite and finite value of x. हर बार उसकी एक वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल fx लिखा जैसे मेरे पास x+1, अब आप x कुछ भी पुट करते चले जाए, आपको fx यानी क्या हुआ, fx दैट इज इक्वल टू y, x के रिस्पेक्ट में इसकी y की वैल्यू मिलेगी. दैट इज व्हाट, दैट इज डिपेंडेंट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंडिपेंडेंट. अब ये तो डिफाइन था, आपने वैल्यू पुट कर दे, उसके रिस्पेक्ट में आपको fx यानी y की वैल्यू मिल जाएगी. द सेकंड थिंग इज अनडिफाइंड. अनडिफाइंड मतलब आप जैसे पुट कर देंगे, आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, यानी वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल fx है 1/x, इफ यू पुट डाउन x इक्वल टू 0, अब मैं बोलूं इसमें एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, फिर द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू 0, तो आप 0 पुट कर रहे हैं, 1/0 क्या लिख रहे हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड. तो आपका ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा. तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड फंक्शन. तो इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शन आएंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आएंगे, लीनियर फंक्शन होंगे, नॉन लीनियर फंक्शन होंगे. लीनियर फंक्शन जैसे सिंपल बताए थे मैंने, ये y इक्वल टू ax प्लस b है ना, इसमें सिंपल एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं. फिर इसके बाद मैंने और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंक्शन बताए थे. हाँ, एक मेन चीज इंपॉर्टेंट थी, जब हम फंक्शन को कंपेयर करते हैं, हाउ डू वी कंपेयर द फंक्शन, ये कंपेयर इन द सेंस इक्वेट करना. सपोज ये fx है, ये gx, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिखिएगा. व्हाट, कंपेयरिंग ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन को कंपेयर कैसे करें, या दोनों फंक्शन इक्वल का बोले. एक ही इसका लॉजिक माइंड में सेट कर ले, देयर डोमेन विल बी सेम. अच्छा, जब मैं डोमेन, को डोमेन और रेंज की बात करता हूँ, तो इसका मतलब माइंड में सेट कर लेंगे, दीज आर व्हाट, हम जो डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन, दिस वन इज वैलिड फॉर ओनली रियल वैल्यू नंबर, यानी जो रियल वैल्यूज हैं उनके लिए हम डोमेन, को डोमेन, ठीक है ना, इस तरह के फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं. डोमेन हो गया, को डोमेन फंक्शन हो गया, या आपका रेंज हो गया. ठीक, अब इसी फंक्शन में अब आप जैसे कॉमर्स अप्लाइड में पढ़ रहे हैं, तो कई तरह के फंक्शन मैं डिस्कस कर लूंगा जो आपने ऑलरेडी कॉमर्स में यानी इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी में पढ़ रखे होंगे. तो देखिए अब इनको वन बाय वन में डिस्कस कर देता हूँ, ये आपको उसमें भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैं एज ए फंक्शन के पार्ट्स में मैं इनको यूज कर लूंगा. सपोज दैट सबसे पहले मैंने कॉस्ट फंक्शन को यूज किया, कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, ये आपका इको या बिजनेस में
बिजनेस बिजनेस स्टडी में यूज हो सकता है। तो कॉस्ट फंक्शन जिसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे सी एक्स, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें, जैसे ये हो सकता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ऐसे करके हो सकता है। कॉस्ट फंक्शन बेसिकली होता क्या है, इट्स द मिक्सचर ऑफ टू टाइम्स, वन दिस इज द फिक्स एंड दिस इज द वेरिएबल। ये होती है आपकी इसकी फिक्स्ड कॉस्ट और ये होती है इसकी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन दैट इज द मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी वेरी करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया और जो नंबर ऑफ लेबर आवर्स हो गए, तो ये आपकी वेरी कर सकती है, लेकिन ये आपका फिक्स्ड है, एसेट्स जिसको बोलते हैं फिक्स्ड होगी वेरिएबल। तो कॉस्ट फंक्शन दोनों का मिक्सचर हो, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। यानी फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चेंजेस करते हैं, जो आपकी वैल्यू चेंज ही ना हो इंटायर जब आपने ऑपरेशन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रेमिसेस लिया है रेंट में, तो फॉर 11 मंथ्स आपका ये फिक्स हो गया है ना, या 1 ईयर का बनाया एग्रीमेंट तो उसमें 1 ईयर का फिक्स हो गया। या सम वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, यानी फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ कि 1 ईयर में तक कोई जो परमानेंट आपके एम्प्लॉयज है उनकी वेजेस फिक्स है ना। या कहीं पैसे से जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट क्या है, ये फिक्स होगा उस टाइम पीरियड के। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट या डेली उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ना। या वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स हो गए, जो डेली के आपको वर्कर चाहिए, कहीं वर्कर ज्यादा हो सकते हैं, कहीं वर्कर कम भी हो सकते हैं, ठीक। या एक्सपेंडिचर ऑन योर एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के लिए हो गया, पॉलिसी प्रोडक्ट के लिए हो गया। सो दीज आर नोन एज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन है, इसी को बोलते हैं दैट द मिक्सचर, यानी समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड, ये तो आपका कॉस्ट है। सेकंड में डिस्कस करूंगा योर एवरेज कॉस्ट। नाम से लग रहा है एवरेज कॉस्ट, एवरेज निकालना। तो एवरेज कॉस्ट को क्या लिखते हैं, जो कॉस्ट फंक्शन उसको पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, जो भी आपका टोटल। अच्छा, यहाँ कॉस्ट फंक्शन का मतलब है टोटल कॉस्ट फंक्शन, दैट्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट आइटम प्रोड्यूस। दिस वन इज नोन एज योर ए डॉट सी। ए डॉट सी मतलब क्या हुआ, दैट इज योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है। थर्ड, थर्ड हम डिस्कस करते हैं योर डिमांड फंक्शन, क्योंकि फंक्शन है तो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा इसमें। तो फिर आया जैसे आपके पास डिमांड फंक्शन। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग सम फंक्शन विच आर रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। वहां पे जो फंक्शन यूज करते हैं उसको एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। कॉस्ट फंक्शन को पढ़ा, फिर एवरेज कॉस्ट फंक्शन को पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन को क्या करते हैं, इसको सपोज दैट आपने स्मॉल से पी एक्स से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो जो प्राइस पर यूनिट आ रही होगी आपकी, उसको अगर आप एक्स से मल्टीपल लेते हुए चले, यानी एफ पी एक्स ले लिया, तो जो प्राइस पर यूनिट है इसको आपने एक्स से अगर मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको आप अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस ले लेते हैं, तो ये वैल्यू किसकी आ जाती है, ये बन जाता है आपका डिमांड फंक्शन। इज व्हाट, प्राइस पर यूनिट, एक्स क्या है, जो आपकी कमोडिटी जिसको प्रोड्यूस करना चाहिए, दैट इज योर डिमांड फंक्शन। फिर इसका सप्लाई फंक्शन होता है। सपोज आपने एक्स यूनिट सप्लाई करनी है, एक्स क्या है, एक्स डिनोट कर रहा है आपकी क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड सेल ऑफर इन द मार्केट ऑफ वेरियस प्राइस कह सकते हैं स्मॉल पी। तो जब हम सप्लाई फंक्शन की बात करेंगे तो इसका रिवर्ट करके ऐसे लिखेंगे। अगर आप सप्लाई फंक्शन के बारे में मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, राइट, सप्लाई फंक्शन के लिए आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दैट व्हाट, एक्स इज इक्वल टू एफ पी एस। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सप्लाई फंक्शन। याद रहे दोनों ही वैल्यू हमारी पर यूनिट एंड प्राइस, दोनों ही एक्चुअली क्या, दे आर पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव होगी। अच्छा, डिमांड के ऊपर बात करें, जैसे पी और एक्स का मैं रिलेशन पूछ सकता हूँ। रिलेशन क्या होता है, दो तरह से होता है, या तो अगर पी बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली। इफ पी इंक्रीजिंग एंड एक्स इज डिक्रीजिंग, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो होता क्या है हमारे डिमांड फंक्शन में, जो पी और एक्स है जनरली होते क्या, दे आर इन्वर्टेड रिलेटेड। यानी जब प्राइस पी बढ़ रहा होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो एक्स डिक्रीज करेगा, या जब एक्स इंक्रीज करेगा तो पी डिक्रीज होगा। फ्रॉम वेयर, डिमांड फंक्शन। तो ये हो गया आपको लिखने का तरीका। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, वेरिएबल में, जैसे बोलूंगा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब इफ एक्स इज इंक्रीजिंग, वाई इज इंक्रीजिंग, इफ एक्स इज डिक्रीजिंग, वाई इज डिक्रीजिंग। इसका ये मतलब हुआ। पढ़ने का तरीका क्या है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब मैं सपोज इस स्टेप को ऐसे लिख दूं, दिस वन। अब इसका क्या मतलब हुआ, हियर इफ एक्स इज इंक्रीजिंग दैट मींस वाई इज डिक्रीजिंग। अगर एक्स बढ़ रहा तो वाई कम हो रहा है। जनरली किसमें देखा जाता है, डिमांड फंक्शन में देखा जाता है। एंड इफ एक्स इज डिक्रीजिंग, अगर एक्स डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो वाई है वो इंक्रीज करता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दिस इज व्हाट x इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड हियर इज x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. ये क्या हुआ, ये एलिमेंट्स को प्रोपोर्शन करने का तरीका है. ये किस तरह से करते हैं, ये बेसिकली आपका डिमांड फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, फिर डिस्कस किया सप्लाई फंक्शन. अब डिस्कस करते हैं रेवेन्यू फंक्शन. रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू दैट इज व्हाट द मनी डिराइव्ड आफ्टर द सेल. सेल के बाद जो पैसा, दैट इज योर रेवेन्यू. उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फंक्शन. जो रेवेन्यू फंक्शन है उसको हम आरएक्स से लिखते हैं. ठीक है ना, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, दैट इज योर रेवेन्यू फंक्शन. तो रेवेन्यू फंक्शन भी प्राइस से रिलेटेड है. प्राइस पर यूनिट एक्स को अगर मल्टीप्लीकेशन लेके चले तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा, यानी आर एक्स आ जाएगा. उसको कैसे लिख सकते हैं, पी इंटू एक्स करके लिख सकते हैं. फिर पी इज व्हाट प्राइस पर यूनिट, एक्स क्या आपका कमोडिटी से है. हाँ, एवरेज अगर मैं रेवेन्यू निकालूंगा तो सेम थिंग यूज करूंगा. एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, उस रेवेन्यू फंक्शन को पर यूनिट से हम डिवाइड कर लेंगे. यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ वरना आप दोनों से कंफ्यूज भी होंगे. ये आपका रेवेन्यू फंक्शन है, ये आपका एक्स पर यूनिट कमोडिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसका लाइक ये वर्क अगर x को x से और आर एक्स की वैल्यू अभी आपने बताई पी एक्स, स्मॉल p इंटू एक्स अपॉन एक्स. आंसर क्या आया, आंसर आया p. एंड व्हाट इज p, p योर प्राइस पर यूनिट. एक्चुअल हुआ क्या कि जो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन है दैट इज एक्चुअल प्राइस पर यूनिट होता है. उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्राइस यूनिट, यानी प्राइस पर यूनिट, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू फंक्शन. फिर डिस्कस करते हैं प्रॉफिट फंक्शन. प्रॉफिट फंक्शन इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह. स्मॉल पी से आपका डिमांड फंक्शन वगैरह प्राइस आते हैं, इसलिए मैंने इसको कैपिटल पी से नोट किया है. ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर आर एक्स माइनस सी एक्स. प्रॉफिट होगा दैट द डिफरेंस बिटवीन आर एक्स माइनस सी एक्स. व्हाट इज आर एक्स, योर आर एक्स इज रेवेन्यू फंक्शन. व्हाट इज सी एक्स, सी एक्स इज योर कॉस्ट फंक्शन. जो आर एक्स है आपका रेवेन्यू फंक्शन है, जो कॉस्ट है वो आपका क्या है, कॉस्ट फंक्शन है. इनका जो डिफरेंस लिया यानी आर एक्स माइनस सी एक्स, दैट इज व्हाट, दैट इज योर प्रॉफिट फंक्शन. अब इस स्टेज पे आके हम लोग केस स्टडी अप्लाई कर सकते हैं. केस स्टडी मतलब कैसे कैसे वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करें जिससे आपकी नई नई वैल्यू आ जाए. तो केस नंबर 1, सपोज दैट आर एक्स इज ग्रेटर देन दिस वन. अगर आर एक्स की वैल्यू सी एक्स से बड़ी हो गई तो उस केस में क्या करते हैं. सपोज आर एक्स, फर्स्ट केस लिखें. यस, यू शुड आल्सो राइट डाउन योर कॉपी. कॉपी में लिखते हुए चलें. केस नंबर 1, if Rx is greater than Cx, यानी revenue function is greater than Cx. Rx अगर Cx से बड़ा होगा तो प्रॉफिट पॉजिटिव हो गया, यानी जो प्रॉफिट फंक्शन दैट इज पॉजिटिव, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है उस केस में. ठीक है, तो रिजल्ट क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है आपको प्रॉफिट. सेकेंड केस, अगर रेवेन्यू फंक्शन लेस देन Cx हो गया, रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट से कम हो गया, रेवेन्यू लेस देन Cx, उस केस में आपको लॉस हो रहा है बिजनेस में. And your third function, third case study, if Rx is equal to Cx, अगर Rx और Cx दोनों इक्वल हो जाए तो इस केस में ये स्पेशल केस हो गया, प्रॉफिट आपका जीरो हो जाएगा. दोनों इक्वल होगा तो कैंसिल आउट होगा, योर प्रॉफिट इज जीरो. एंड दैट स्टेज इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. उस केस में कुछ इस तरह से डिस्कस करते हैं प्रॉफिट फंक्शन के. जब कैलकुलस पढ़ेंगे और आगे डेरिवेटिव पढ़ेंगे, इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू भी हम सॉल्व करेंगे. वहां पे हम लोग वर्ड डिस्कस करते हैं उसका स्लोप. हाँ, तो उसको और अच्छे से वहां पे डिस्कस करेंगे. अभी आपने इसको एक तरह से अलजेब्रिकली कह सकते हैं. आर एक्स पता है, सी एक्स पता है, तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं. इफ आर एक्स ग्रेटर देन सी एक्स तो प्रॉफिट हो रहा है, आर एक्स लेस देन सी एक्स है तो लॉस हो रहा है, आर एक्स इक्वल टू सी एक्स हो रहा है देन प्रॉफिट इक्वल टू जीरो हो रहा है, दैट इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. उस स्टेज में उस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू होती है दैट इज नोन एज योर ब्रेक इवन पॉइंट. उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक, तो ये वो फंक्शन है जिसको हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी में, मैथमेटिकल. सपोज दैट अगर मैं आपसे इसको ग्राफिकली डिस्कस करूं, आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. एक फंक्शन बनाया मैंने ऐसे, मैंने कहा ये मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन है, तो व्हाट इज दिस, ये वैल्यू क्या है. तो आप सीधे छूट के बोलोगे सर दिस इज व्हाट, दिस इज योर
फिक्स्ड है। व्हाई फिक्स? बिकॉज सी एक्स फंक्शन अभी आपने बताया कुछ a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स करके होगा। सी एक्स को सपोज अगर y ले लेते हैं, यहाँ पे x वाला जो x एक्सिस है, सपोज मैं क्वांटिटी को डिस्कस करता हूँ x एक्सिस, यानी यहाँ पे ले लिया मैंने क्वांटिटी। क्वांटिटी बोले तो x की वैल्यू, ठीक है ना, इस स्टेज में क्वांटिटी। और इस वाले में मैं क्या करता हूँ, उसके कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन को डिस्कस करता हूँ उसके। ठीक, अब इस स्टेज में y एक्सिस में x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये सारे पार्ट आपके 0 हो जाएंगे, तो y इक्वल टू a आ जाएगा। एंड a इज व्हाट? a इज योर फिक्स कॉस्ट। तो आप बोलेंगे जो डिस्टेंस है सर, दिस वन डिस्टेंस इज नोन एज योर फिक्स कॉस्ट। ये जो डिस्टेंस है, दिस वन डिस्टेंस इज नोन एज योर फिक्स कॉस्ट। ठीक, सपोज दैट अब इसी तरह जैसे मैंने कॉस्ट फंक्शन की लाइन बनाई, अब मैं एक और लाइन दस इसकी मैं ग्राफिकली बात कर रहा हूँ आपसे। अब मैं आपसे टोटल जैसे कॉस्ट फंक्शन लाइन बना दूँ, सपोज दैट अगर मैं टोटल रेवेन्यू फंक्शन का लाइन बना देता हूँ, दिस इज व्हाट टोटल रेवेन्यू, दिस इज टोटल कॉस्ट, और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी ये तो पॉइंट हुआ ना, दिस वन इज नोन एज योर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ग्राफिकली डिस्कस करें इसको, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। Here, so today what we are going to discuss, we are simple discuss how to function are useful in our uh, economics and business study. These are what? These are our function related problem, right? तो हर एक स्टेज में अभी तक हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा, कैसे रिलेशन से अलग हो जाता है, कैसे फंक्शन को इक्वेट कर सकते हैं, फंक्शन के कितने टाइप्स हैं। ठीक, अब फंक्शन को बिजनेस में यूज कर लिया। अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ इसी फंक्शन में, मैं दो वर्ड जैसे आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। वन वर्ड इज डोमेन एंड अनदर वर्ड इज कोडोमेन एंड रेंज। और ये सारे क्या, ये हमारे रियल वैल्यू फंक्शन है। यानी इस पूरे चैप्टर के एंटायर फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे अवर रियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है ना, हम इसको रियल वैल्यू प्रॉब्लम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं इस डोमेन की। एक्चुअल पहले तो ये देखें कि जो डोमेन है होता क्या है। अभी आपने इसको मैपिंग के डायग्राम से, मैं थोड़ा सा पीछे बैक लेके चलता हूँ, पीछे लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया, डोमेन में भी आपने बताया था जैसे ये एक एलिमेंट है, ये आपके बी के एलिमेंट है, ठीक है, इनको मैंने रिलेट कर लिया ऐसे ऐसे करके। आप अभी मैं सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं कोई भी रिलेशन की बात नहीं कर रहा। तो ये सारे जो एक्स के एलिमेंट हैं, दे एलिमेंट व्हाट दे आर नोन एज द डोमेन। अगर इनको मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं, जैसे ये लिख दूं x1, ये लिख दूंगा y1, ये x2 तो ये y2, ऐसे करके x1 y1, ठीक है, इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में x2 y2 एंड सो। तो जो x की वैल्यू होती है ये डोमेन, ये x वाली। लेकिन याद रहे ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड पार्टिसिपेट, तभी ये फंक्शन होगा। सपोज ये दो एलिमेंट ऐसे लिखे हुए हैं यहाँ पे और ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका ये फंक्शन नहीं है, देन दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो फिर ये है क्या? देन दिस इज ए रिलेशन, फिर ये रिलेशन है। क्लियर? तो ये दोनों नहीं है, अब आपके ये फंक्शन हो गया। क्यों? फंक्शन के डोमेन के लिए वर्किंग कैपेसिटी रूल है, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस ऑपरेशन, जिसका नाम आपने रखा है एफ सच दैट ए बिलोंग टू बी। फर्स्ट एंड सेकंड थिंग, ये फंक्शन कब बना, रिलेशन से कब बना हुआ, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन हैज ओनली वन एंड ओनली वन सिंगल इन यूनिक इमेज इन बी। इसकी सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। अगर एक से ज्यादा इमेज हो जाती है तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये रिलेशन हो जाएगा। सपोज दैट मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर में कुछ एक लिखा 1,1 1,3, तो ये 1 तो 1 के साथ भी कर रहा है, 1 2 के साथ भी कर रहा है। मैंने क्या कहता है, एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ ही करेगा, एक से ज्यादा करेगा तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। ठीक, तो अभी आपका आइडिया अच्छे से क्लियर है कि फंक्शन हर एक इमेज की, हर एक एक्स की एक सिंगल यूनिक इमेज होगी भाई में, सिंगल एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। अगर एक से ज्यादा इमेज हो गई एक्स वाले की, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, फिर वो रिलेशन होगा। ठीक, फर्स्ट, ये तो रिलेशन के बारे में बता दिया, फंक्शन ये डोमेन का आपने मैपिंग के थ्रू बताया। अब मैं चाहता हूं इसका अल्जेब्रिकली सोल्यूशन। तो इसका अपना एक अल्जेब्रिकली सोल्यूशन क्या है, कि अलजेब्रा के हिसाब से इसको किस तरह से कैलकुलेट करें। तो आज मैं आपसे सबसे पहले टाइप 1 डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन को
कैटेगराइज कर लिया टाइप। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन क्या लिखा, फंक्शन लिया मैंने एक फ्रैक्शनल के फॉर्म पे, यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के। तो एफ एक्स लिख रहा हूं मैं x minus 1 divided by x plus 4, and they are saying find out the domain। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अभी डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। फाइंड डोमेन। तो अभी आपने डोमेन डायग्रामेटिक तो दिखा दिया, अब अलजेब्रिक तरीके से बताएं डोमेन क्या है। डोमेन उस फंक्शन का सेट ऑफ वो रियल वैल्यू ऑफ x है जहां पर किसी फंक्शन को वेरी वेल डिफाइन कर सकें, यानी उसका डिनोमिनेटर पार्ट कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर पार्ट जीरो आ गया, समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, फिर वो डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता। तो x इज नॉट इक्वल टू -4, यानी x यूनो -4 नहीं हो सकती। अगर मैं -4 पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, एंड समथिंग अपॉन जीरो दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो हम इसको रियल वैल्यू में देख रहे हैं। तो अब इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन के लिए ऐसे लिखते हैं डीएफ, डीएफ स्टैंड फॉर डोमेन। तो क्या होगा, तो पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से, जो सेट ऑफ रियल नंबर कहां से कहां तक है, रियल की -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, उसमें एक नंबर क्या होगा, -4 भी होगा। वो कहते हैं इस -4 को आप हटा दो, तो हटा देते हैं, -4 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से इस -4 को हटा दें, बाकी सारे नंबर को पुट कर दें, तो आंसर आपको मिलेगा। सो देन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर में से इस वाले पार्ट को हटा दें, -4 को, the rest value is what, that is domain of the function। तो ये किसका टाइप वन डिस्कस किया, व्हेन px अपॉन qx, और कंडीशन बताया आपने qx इज नॉट इक्वल टू जीरो, qx आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ।